देखिए, सिल्वर और गोल्ड के रेट्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है सिल्वर गोल्ड महंगा हो गया है, पर जब जब ये लगता है तो अगले दिन सिल्वर या तो 5% 6% बढ़ जाता है, गोल्ड भी 3-4% बढ़ जाता है। और ये काफी दिनों से चल रहा है, पर इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं जिसको आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है यूएस में कुछ ऐसा चल रहा है जो एक मेजर शिफ्ट लाने वाला है, एक मेजर रीसेट लाने वाला है जिस तरीके से वो इकोनॉमी चलती है। और आज की इस पूरी वीडियो में मैं वही आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ऐसे एक्शंस होने वाले हैं फ्यूचर में जिसकी वजह से अलग अलग एसेट क्लासेस पे क्या फर्क पड़ेगा, इक्विटीज पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे, रियल एस्टेट पे क्या हो सकता है फ्यूचर में अगले 1 साल के अंदर। ये आज मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं बहुत सारे डेटा पॉइंट्स यूज करूंगा, बहुत सारी एनालिसिस यूज करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप बहुत शांति से, आराम से देखें, टाइम लगा के देखें, ताकि आप भी समझ पाए कि हम सिर्फ इस डर में ना रहें कि एसेट प्राइस बढ़ रहा है, बहुत ऊपर चला गया है, इसलिए आज लेना है नहीं लेना है। हम अपनी एनालिसिस करें, बात को समझें, मुद्दे को समझें और एसेट एलोकेशन को समझें। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में होने वाली है। ये एक वैल्यू बॉम्ब वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपना कंप्लीट नॉलेज लेना कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है डिफरेंट करेंसीज में और ग्लोबली और खासकर यूएस में, जो हमारे एसेट क्लासेस को कैसे इंपैक्ट करेगा हम समझ लेंगे। पर आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आइए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं और यहां आप सिल्वर का चार्ट दे सकते हैं। ये डेली चार्ट है। अब कल 12 जनवरी को, मंडे को, सिल्वर 6.5% ऊपर चला गया। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर से सिल्वर ग्लोबल मार्केट में 0.77% अप है। अगर आप कुछ पिछले महीनों का एनालिसिस देखें तो ये मई 2025 से लेकर आज तक, यानी करीबन 9 महीने से सिल्वर कभी भी मंथली बेसिस पे नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। 9 मंथ्स ऑफ कंसेक्यूटिव अपसाइड फॉर सिल्वर। और वो 9 महीने में कितना ऊपर चला गया वो भी देख लेते हैं। ये 9 महीने में, पिछले 9 महीने में सिल्वर की जो ग्रोथ है वो 170% हुई है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो आज आपके सिल्वर में 2,70,000 रुपीज की सिल्वर की वैल्यू हो चुकी होती मात्र 9 महीने के अंदर। इस तरीके से सिल्वर ने ग्रोथ दी। हमने सिल्वर के बारे में बहुत एनालिसिस करी, बहुत वीडियोस भी करी है। पीछे भी मैंने एक सिल्वर गोल्ड कॉपर पे वीडियो करी है, आप वो जरूर देखिएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है। पर एक स्टेटमेंट आजकल मेरी बहुत वायरल हो गई, वो है कि एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। कोई भी खराब खबर गोल्ड के लिए अच्छी खबर मानी जाती है। और अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड भी जो है पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा है। बारिंग 7 जनवरी जब 0.86% का ड्रॉप आया है, गोल्ड का प्राइस कल भी 2% ऊपर था और आज कंपैरेटिवली थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। अगर हम मंथली बेसिस पे देखें इसको पिछले 1 साल में, तो अगेन बारिंग दिस जुलाई महीना, ये ऑलमोस्ट जनवरी से लेकर जनवरी यानी ऑलमोस्ट 13-14 महीने से ये एक बुल रन में है। कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट एवरी मंथ इसने प्रॉफिटेबल रिटर्न दिया है, बारिंग सिर्फ 1 मंथ, और उसमें भी 0.4% नीचे बंद हुआ। ऐसा नहीं कि 4-5% का जो है ड्रॉप आया है। और अगर हम वहां से इसके रिटर्न्स देखें, जनवरी 2025 से इसके रिटर्न्स देखें, तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड ने 76% का रिटर्न दिया है। तो सिल्वर ने मई 2025 से लेकर अभी तक 170% का रिटर्न दिया है और गोल्ड ने 76% का रिटर्न दिया है। और इन चीजों को क्या ड्राइव कर रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये लाइफ में आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना, एसेट एलोकेशन करना, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को समझना। और ऐसा ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए मैं भी आपके लिए एक मास्टर क्लास लेके आया। तो अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना चाहते हैं, वो राइट नंबर ढूंढना चाहते हैं, एसेट एलोकेशन को समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूचुअल फंड्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि वो आपके गोल के प्रति सही है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं एक मास्टर क्लास अरेंज कर रहा हूं। ये मास्टर क्लास वैसे तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर इसमें सिर्फ 1000 सीट्स है। तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया तो फर्दर एडमिशंस नहीं होंगे। मास्टर क्लास एब्सोल्युटली फ्री है। इसको आज तक 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ सिलेक्ट कर चुके हैं। तो फटाफट जाइए, फॉर्म भरिए और फॉर्म के एंड में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब वापस आते हैं तो गोल्ड ने हमारे को 75% का रिटर्न दिया है, सिल्वर ने 170% का रिटर्न दिया है। इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या रहे हैं? इसका पहला कॉन्ट्रीब्यूटर अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स रहा है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स का मतलब होता है कि डॉलर की स्ट्रेंथ एज अगेंस्ट अदर करेंसीज। इसको हम डेली बेसिस पे नहीं देखेंगे, इसको जरा हम मंथली बेसिस पे देखते हैं। और अगर मंथली बेसिस पे देखें तो हम देख रहे हैं कि 2025 में डॉलर इंडेक्स जो है वो करीबन आज 11% गिर चुका है। 11% गिर चुका है। अब जब डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है, इसका मतलब क्या होता है? डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है मतलब जो बाकी करेंसीज है एज कंपेयर टू डॉलर, जो बड़ी करेंसीज है, यूरो है, ये जो करेंसीज हैं ये इससे बेटर परफॉर्म करती हैं। तो अगर आप यूरो देखें, तो अगर हम जनवरी 2025 से यूरो को देखें एज कंपेयर टू डॉलर, तो यूरो ने करीबन
15% का अप्रिसिएशन दिया है। तो इंडिया की करेंसी तो डॉलर के अगेंस्ट भी टूटी है और डॉलर जो है यूरो के अगेंस्ट टूटा है। तो अगर आप यूरो के अगेंस्ट देखेंगे तो इंडियन करेंसी की तो बैंड बच चुकी है, ठीक है। तो यूरो जो है वो 15% अप्रिशिएट हुआ। अब आप बात को समझिए कि जो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है वो कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है, वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है। तो अगर यूरो अप्रिशिएट कर रहा है और वो यूएस डॉलर में गोल्ड और सिल्वर डिनोमिनेटेड है, तो यानी कि यूरोप के लिए तो गोल्ड और सिल्वर और सस्ता हुए जा रहा है। तो इस साल अगर गोल्ड और सिल्वर ने डॉलर टर्म्स में, लेट्स से गोल्ड ने 75% रिटर्न्स दिए और यूरो 15% अप्रिशिएट कर गया, तो यूरो वालों के लिए तो सस्ता हो गया ना गोल्ड खरीदना। तो इसीलिए गोल्ड की डिमांड यहां से भी राइज करती है। जब भी डॉलर इंडेक्स टूटता है या अदर बिगर ग्लोबल करेंसीज जो हैं वो डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट करती हैं, तो गोल्ड के प्राइस में अप्रिसिएशन आता है। और ये हमने अपनी आंखों के सामने देख लिया। और यहीं अगर हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी देखें, ठीक है, तो उसने भी पिछले एक साल में ऑलमोस्ट डॉलर के अगेंस्ट 11% का अप्रिसिएशन दिखाया। ये 11% का अप्रिसिएशन दिखाया। तो डॉलर के अगेंस्ट यूरो और पाउंड दोनों ने अप्रिसिएशन दिखाया है और दोनों के लिए गोल्ड सस्ता हो गया। उन्होंने गोल्ड में जो है पैसा मूव करना चालू किया एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ी और गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया। तो ये एक सेट ऑफ रीजंस है जो आता है जिस वजह से गोल्ड का और सिल्वर का प्राइस पिछले साल में बढ़ा है। अब आगे चलते हैं यूएस की तरफ। चलिए अब यूएस के अंदर जाते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर जो हो रहा है ना वो बहुत डरावना है। देखिए जैसे इंडिया में सारे जो इकोनॉमिक कंट्रोल्स होते हैं, पॉलिसी मेकिंग कंट्रोल्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ब्याज दर बढ़ेगी, ब्याज दर घटेगी, ये सारा कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ना 3 चीजें कंट्रोल करनी है और इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स में इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। 3 चीजें क्या कंट्रोल करनी है? उनको इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करना है, उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है और उनको ग्रोथ कंट्रोल करनी है। ये तीनों चीजों का कंट्रोल जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत देश का सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। अब ये जो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी अगर आप ट्रायंगल पे देखें कि ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है और इंटरेस्ट रेट है। अब समझिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ग्रोथ कम होगी। क्यों ग्रोथ कम होगी? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कैपिटल महंगा हो जाएगा और जो बिजनेसेस को आगे कैपिटल डिप्लॉय करना था, बिजनेसेस को ग्रोथ करनी थी, वो नया कैपिटल नहीं लेंगे। पुराने कैपिटल पे उनका ब्याज दर बढ़ सकता है और अगर पुराने कैपिटल पे ब्याज दर बढ़ा तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। पर यहीं जब साइकिल उल्टा होता है, इन्फ्लेशन कम होती है, ग्रोथ ज्यादा होने लगती है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम में इंडिया में इन्फ्लेशन काफी ईज हुई है। पिछले महीने जो रिजल्ट आया वो तो 0.25% बोल रहे हैं, पर हो सकता है अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाए तो वो 0.25% नहीं होगा, पर 5 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन आपको दिखेगी। और यहीं पे देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूअसली उसने रेट्स को कम किया है। पिछली बार भी उन्होंने 0.25% का रेट कम कर दिया। अब इससे क्या होगा? इससे इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रोथ करती है और इसलिए आप देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 7 to 8% की ग्रोथ कर रही है। पर यूएस में अगर हम जाएं तो यूएस में कहानी थोड़ी सी अलग चल रही है और इंडिया में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुद की ऑटोनॉमी है। वो हमेशा खुद डिसाइड करता है मार्केट्स को समझने के बाद कि भाई मेरे को जो है ब्याज दर बढ़ाने चाहिए, ब्याज दर घटाने चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता। तो जिस तरह इंडिया के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह यूएस के पास है फेडरल रिजर्व। और फेडरल रिजर्व जो है वो भी यही काम करता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ब्याज दर बढ़ाता है, ब्याज दर घटाता है। अगर उसको लग रहा है मार्केट बहुत हीट हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, एसेट प्राइस बबल क्रिएट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे ब्याज दर को बढ़ाएगा। पर अगर उसको लग रहा है कि मार्केट स्टैग्नेंट हो गई है, अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, एसेट प्राइस में बबल नहीं, तो धीरे धीरे हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। और यहीं पे आ रहा है नया सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिसको हम कह सकते हैं कि फेड रीसेट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अब टोटली फेडरल रिजर्व के पीछे पड़ गया और ये मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। यहां पे अब यहां पे क्या लिखा है? गोल्ड हिट्स न्यू हाई एज ट्रंप प्रोब्स फेड चेयर पावेल। अब जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है उनका नाम है जेरोम पावेल। अब जेरोम पावेल जो हैं उनके ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बनाना चालू कर दिया है और उनके अगेंस्ट प्रूव्स चालू कर दिए। और ये क्यों चालू करे हैं? क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहे, ऐसा जेरोम पावेल कह रहे हैं। अगले आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं कि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर वो ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं। वो पुष्पा बन गए। वो कह रहे मैं नहीं झुकूंगा ट्रंप के सामने, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ब्याज दर कम हो। अगर मैं आपको इसको समझाऊं, फेडरल रिजर्व के काम को ठीक से समझाऊं, तो आप देख सकते हैं मई 15, 2026 को फेडरल रिजर्व की लीडरशिप चेंज होने वाली। जेरोम पावेल का जो टर्म है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। और अभी जो करंट स्टांस है वो ये है कि सिंस 2025 व्हाइट हाउस ने डिमांड किया है कि 1% रेट कम कर दे, पर चेयरमैन पावेल ने रिफ्यूज कर दिया। यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रिफ्यूज किया। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को ना सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि फेडरल रिजर्व की खुद की इंडिपेंडेंस है। तो यहां आप देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, यूएस गवर्नमेंट के कहने पे एक्ट नहीं करता। पर फ्यूचर में जो दिख रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं,
एनीबडी दैट डिसएग्रीज विद मी विल नेवर बी अ फेड चेयरमैन, यानी कि वो अपना पपेट चेयरमैन वहां पे बैठाएंगे, जो वो चाहेंगे उसको करना पड़ेगा। और ये जो जेरोम पावेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक्ट कर रहा है, और जो है ट्रंप उनके पीछे पड़े हुए, उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। और इसका रीजन क्या है? वो अपना टोटल इंडिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अपने पास लेना चाहते हैं। आप प्रेसिडेंट ट्रंप को जानते हैं, और उन्होंने क्या बड़ा स्टेटमेंट दिया, वी शुड हैव द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ एनी कंट्री, यानी कि दुनिया में सबसे कम ब्याज दर हमारे पास होना चाहिए। अब सोचिए कि सबसे कम ब्याज दर जो पहले थी ना, वो जापान के पास थी, और आज जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 250% है। यानी कि अगर जापान की जीडीपी 100 है तो उनका डेट 250 है, और यहीं जो यूएस का नंबर है वो करीबन 140 के आसपास है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई हमारा इंटरेस्ट रेट और भी कम होना चाहिए। जापान ने तो अब रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने चालू कर दिए, पर यूएस कह रहा है कि हमारा कम होना चाहिए। अगर आप फेडरल रिजर्व का स्ट्रक्चर देखें ना, तो उसमें 12 लोग होते हैं, ठीक है, और 12 लोग में 7 गवर्नर होते हैं। अब वो 7 गवर्नर की जो टर्म होती है वो 14 साल की होती है, 14 ईयर्स का टर्म होता है, छोटा टर्म नहीं होता, 14 साल का टर्म होता है। और 4 जो गवर्नर है 7 में से वो ट्रंप अपॉइंटेड है, तो यानी कि हम ये मान सकते हैं ये 4 तो भैया ट्रंप के हो गए। अब अगर उन्होंने फेड रिजर्व चेयरमैन को हटा दिया, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डेप्यूटी को भी हटा दें, उनकी जो डेप्यूटी है लीजा कुक, उसको भी हटा दिया जाए, ये दोनों को हटा दिया जाए, तो भाई जो ट्रंप के पास टोटल कंट्रोल हो जाएगा, और 7 आउट ऑफ 12 की मेजॉरिटी उनके पास आ जाएगी, और उससे वो जो है जो भी चाहते हैं फेड में करना वो कर सकते हैं। ब्याज दर कम करनी है तो ब्याज दर कम कर सकते हैं, ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो है फेडरल रिजर्व का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के तहत फेडरल रिजर्व काम करता है, और इस पे कंप्लीट कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। अब फेडरल रिजर्व क्या करता है? फेडरल रिजर्व जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को कंट्रोल करता है, रीपर्चेज रेट को। रीपर्चेज रेट वो होता है जो जिसमें बैंक्स जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करते हैं। इसी तरह वहां पे फेडरल फंड रेट होता है, जहां पे बैंक्स एक दूसरे को जो उधार देते हैं वो इस रेट पे देते हैं। अब ये रेट जितना कम होगा, बैंक सामने उतना इंटरेस्ट रेट बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करेगा, और जितना वो पास ऑन करेगा इकोनॉमी में उतनी ग्रोथ होगी। जितना ब्याज की दर कम होगा उतना लोग घर भी खरीदेंगे, बिजनेस भी चलाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी, तो जीडीपी टोटल ग्रो करेगी। ये एजेंडा है। पर इससे नुकसान क्या है कि जो एफडी के रेट है, सेविंग्स इंटरेस्ट के रेट है, वो कम हो जाएंगे। तो यानी कि जिसका पैसा जो है सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा उसको बहुत नुकसान होने वाला है। अब इससे बेनिफिट जो हमने डिस्कस किया क्या होगा, बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी और हाउसिंग मार्केट जो है बढ़ जाएगी। अब दूसरी तरफ क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको वो इंपॉसिबल ट्रिनिटी समझाया था, जैसे ब्याज दर कम होगा धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी। इसलिए इन तीनों चीजों को साथ में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक चीज को पकड़ते हो दूसरी चीज बढ़ जाती है, दूसरी चीज को पकड़ते हो पहली चीज बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें ना एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और यही काम जो होता है वो किसी भी सेंट्रल बैंक का होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फेड हो गया, ठीक है। अब लोअर इंटरेस्ट रेट्स का बेनिफिट किसको आता है? बेनिफिट आता है जिसके पास एसेट्स होते हैं। जो एसेट्स में इन्वेस्ट करता है उसको लोअर इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप समझिए कि लोगों के पास पैसा पड़ा है, आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है, आपके पास एक एफडी थी 6% के, आप गए एफडी पे वापस, वो बोला नहीं अब 6% नहीं मिलेगा, अब 4.5% मिलेगा। आप बोलोगे यार 4.5%, इससे अच्छा तो मैं थोड़ी देर के लिए एसआईपी कर लेता हूं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं। तो क्या होगा, पैसा बैंक से उठ के इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में आ जाएगा, एसेट्स में आ जाएगा। पर अगर आपका पैसा 4.5 पे रह गया तो आपकी कमाई कम हो जाएगी। तो ये वो टाइम होता है जब निवेशक जो है वो एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, और कौन सा एसेट कैसे बिहेव करेगा ये अभी मैं वीडियो में बताता रहूंगा। वीडियो अभी तक पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में फेड लिख देना अगर ये पूरा सिस्टम आपको समझ आ गया हो तो। अब हम समझते हैं कि जब ब्याज दर कम होगी तो अलग अलग एसेट क्लास पे क्या उसका इंपैक्ट आएगा और उसका लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है। हम स्टॉक्स और इक्विटीज की बात करते हैं तो प्राइसेस आर लाइकली टू राइज एज बोरिंग कॉस्ट विल फॉल। बोरिंग कॉस्ट फॉल होगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जो कंपनीज वो माल बेच रही हैं उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, और क्योंकि उनकी भी बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो एक तरीके से इक्विटी मार्केट्स में बहुत सॉलिड रोटेशन आएगी, और शॉर्ट टर्म में जो कंजम्पशन सेक्टर्स होते हैं जैसे ऑटो, यूटिलिटीज, ये सारी चीजें जो है आपकी बढ़ेगी। गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, एफएमसीजी ज्यादा बिकेगा, व्हाइट गुड्स बहुत बिकेंगे, टीवी बिकेगा, ये सब बिकेगा, क्योंकि बाय नाउ पे लेटर हो सकता है सस्ता हो जाए। पर लॉन्ग टर्म में एसेट बबल क्रिएट हो सकता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ सकती है, और जैसे इन्फ्लेशन राइज करेगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एसेट क्लासेस के प्राइस कम हो जाएंगे। अगर आप बॉन्ड्स की बात करें, फिक्स्ड इनकम की बात करें, तो फिक्स्ड इनकम के जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं उनका भाव बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 1 लाख रुपए की एफडी है, और आपके पास वो एफडी पे अभी बैंक आपको 7% साल का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब सडनली बैंक ने रेट कर दिया 6%, पर आपका लॉक्ड इन है, आपको 7% मिलना ही मिलना है, यानी आपकी एफडी की वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी एक एफडी है जिसपे 7% मिल रहा है, और वही बैंक के पास जब मैं नई एफडी करने जा रहा हूं तो मेरे को 6% मिल रहा है। तो आपके पास जो एफडी है वो दैट बिकम्स मोर वैल्यूएबल, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट अब कोई नया व्यक्ति जाएगा अगर एफडी करने तो उसको 6% मिलेगा। तो बॉन्ड्स में अगर आपके पास पहले से कुछ बॉन्ड्स पड़े हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है।
बट अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। गोल्ड और सिल्वर में क्या होगा, प्राइसेस सर्ज एज इन्वेस्टर्स सीक सेफ हेवन एसेट्स एंड हेजेस अगेंस्ट करेंसी डिवैल्यूएशन एंड इन्फ्लेशन। ये समझने की बात है। अभी तक हम बात कर रहे हैं सर गोल्ड तो महंगा हो गया, सिल्वर तो महंगा हो गया, मैंने तो 60,000 देखा था, गोल्ड आज 1.5 लाख के आसपास आ गया, सिल्वर भी जो है वो 2.5 लाख के आसपास आ गया, रोज बढ़ते जा रहा है, तो ये तो गिरने वाला है। अब यहां आपको समझने की जरूरत है कि जो यूएस हरकतें कर रहा है अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, और हो जाता है कैसे हो जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो इन दैट केस गोल्ड और सिल्वर में भी लोग पैसा पार्क करेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का हेज होता है। एक चीज याद रखिएगा, जब ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी धीरे धीरे। मैंने बताया ना, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी लोगों को चाहिए कि हमारा इन्फ्लेशन का हेज हो, यानी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से जो चीज बढ़ती है और वो गोल्ड है। तो यानी कि अभी भी गोल्ड में स्कोप है आगे जाने का, क्योंकि ये संकेत है, ठीक है, दीज आर संकेत, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता है, पर ये संकेत है और आपको खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोन सस्ता हो जाएगा तो लोग लोन लेके घर लेंगे, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं उस इकोनॉमी में जहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। जैसे भारत में पिछले कुछ सालों में इंटरेस्ट रेट जब कम हुए और अभी भी हो रहे हैं, तो रियल एस्टेट में जो है आप देखेंगे बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है, प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लोग ज्यादा घर खरीद रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी एक इशू होने लग गया है अब इंडिया में। और मैं आपको मजेदार एक चीज दिखाऊंगा कि इंडिया वर्सेस यूएस में कैसे अफोर्डेबिलिटी का फर्क है, अभी वीडियो में आगे बताता हूं, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी में भी ज्यादा जो लोग हैं वो आ सकते हैं और अपना निवेश कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी चीज बन जाती है जहां पे लोग आके अपना निवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है और खासकर बिटकॉइन जो है वो लिमिटेड वैल्यू है, और लिमिटेड वैल्यू चीजों की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगर आज तक आपने क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदी है तो भाई खरीदना चालू कर लो, अपने पोर्टफोलियो में 1%, 2%, 3% बिटकॉइन खरीदो, या इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाया। नहीं बनाया है और अभी तक पता भी नहीं कैसे करना है तो CoinDCX की ऐप डाउनलोड कर लो, बड़ी सिंपल ऐप है, सिंपल टू यूज ऐप है। आप उसमें 200 रुपए पर वीक से SIP भी चालू कर सकते हो भाई, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट जाओ डाउनलोड करो। और वहीं एक टेलीग्राम ग्रुप है कम्युनिटी का जहां पे वो सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी की SIP की जर्नी, इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी चालू कर सकते हो। फोमो में मत रहो, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपनी एसेट एलोकेशन का छोटा सा पार्ट जो है क्रिप्टो में डाल सकते हो और 200 रुपए पर वीक से अपनी SIP भी चालू कर सकते हो। तो गाइज ये पूरा विश्लेषण है कि एसेट क्लासेस पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब आगे समझते हैं। अब ना इंपैक्ट आ चुका है ये सारी चीजों का, धीरे धीरे चीजें बदल रही है। पहली चीज क्या बदल रही है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू हो गई है। पहले क्या था, 2022 में ना मनी सप्लाई को टाइट पकड़ लिया गया था, ऐसा एकदम टाइट पकड़ लिया गया था, क्योंकि 2020 में कोविड के बाद ना बहुत पैसा मार्केट में छोड़ दिया गया था यूएस में, ठीक है, बहुत जो है वो वहां पे क्वांटिटेटिव ईजिंग टर्म यूज होता है। तो 2022 में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हुई। अब वापस 2025 के एंड में आते आते फेडरल रिजर्व कह रहा है कि हम क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, तो यहां पे $40 बिलियन का ट्रेजरी परचेज हुआ, यानी कि $40 बिलियन मार्केट में इंफ्यूज कर दिया गया है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और अभी ये माना जा रहा है कि यूएस ये सेम नंबर जो है वो हर महीने मार्केट में डालेगा, $40 बिलियन। और ये जब पैसा मार्केट में आता है ना तो ये क्या चेज करता है, इक्विटीज को चेज करता है, रिस्की एसेट्स को चेज करता है, इसलिए इक्विटीज, क्रिप्टो करेंसी, इन सबको ये चेज करेगा। अब एक और चीज है जहां ब्याज दर कम करने की बात आ रही है, वो ये देख सकते हैं कि ट्रम्प डायरेक्ट्स फैनी मे एंड फ्रेडी मैक टू बाय $200 बिलियन इन मॉर्गेज बॉन्ड्स टू अटेम्प्ट टू पुश मॉर्गेज रेट्स लोअर। इसका मतलब क्या है, ये जो दो कंपनी है ना, फैनी मे और फ्रेडी मैक, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी एक तरीके से, और ये होम लोन्स देती हैं। अब उन्होंने कहा है कि आप जो है $200 बिलियन के मॉर्गेज बॉन्ड्स बाय कर लो, उससे होगा क्या, उससे ब्याज दर कम होगी। आइए चेक करते हैं क्या बेजर है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि मॉर्गेज रेट्स को नीचे लेके जाना है, ठीक है, और मेकिंग होम ओनरशिप मोर अफोर्डेबल, यानी कि घर खरीदना अफोर्डेबल बन जाना चाहिए, ये कोशिश की जा रही है। और by increasing the demand for mortgage-backed securities, the administration aims to put downward pressure on mortgage rates। वापस वही बात हो गई। और 25 से 50 बेसिस पॉइंट, यानी 0.25% से 0.5% तक वो ब्याज दर कम करना चाहते हैं। और इस अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ, 30-year fixed mortgage rates dropped below 6% for the first time in the last 3 years। यानी पिछले 3 साल में ब्याज दर बढ़ी जा रही थी, पर यह अनाउंसमेंट के बाद ब्याज दर कम हो गई है। अब ब्याज दर कम हो रही है, 6% से नीचे जा रही है, तो लोग को इंसेंटिव होगा कि वो घर खरीदें। हम यहां पे देख सकते हैं एक रेशियो होता है जिसे हम अफोर्डेबिलिटी रेशियो कहते हैं, हमें प्राइस टू इनकम, यानी कि अपार्टमेंट का प्राइस, घर का प्राइस और एवरेज इनकम कितनी है। 2015 में ये नंबर 5.4 था, फिर 2019 आते आते ये नंबर गिर गया, ठीक है, 2020 आते आते ये नंबर और गिर गया। ये नंबर जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस कम रहे, इनकम ज्यादा रहे तो बंदा घर आराम से खरीद सकता है। पर जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ गया था कोविड के आसपास, तो फटाफट क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, मार्केट में पैसा छपा, तो आप देख सकते हैं अचानक से 2 साल के अंदर ये रेशियो फिर से बढ़ गया, यानी कि घर खरीदना अनअफोर्डेबल हो गया यूएस में। अब ये रेशियो थोड़ा वापस जो है नॉर्मलाइज हो रहा है, धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है,
और इसको जो है वो चाहते हैं कि वो इसी रेंज के आसपास रहे, और इसी को पंप करने के लिए या इसी को अब मैनेज करने के लिए वो चाहते हैं लोग और घर खरीदे, तो वो इंटरेस्ट रेट्स को सॉफ्ट कर रहे हैं। अब मजेदार बात देखिए, मैंने आपको बताया था मैं इंडिया वर्सेस यूएस कंपेयर करके बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस टू इनकम रेशियो यूएस में 5 के आसपास है, यानी कि अगर आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है तो घर 5 लाख रुपए का, ठीक है, साल की 1 लाख की है तो 5 लाख रुपए का घर है। अब यही नंबर देखिए इंडिया में कितना है, ये इंडिया में मुंबई में ये नंबर 14.3 है, यानी कि अगर आप यूएस रह के कमाओ और यूएस में घर खरीदो, उससे 3 गुना ज्यादा महंगा है कि आप बॉम्बे में रह के कमाओ और बॉम्बे में रह के घर खरीदो। और इसीलिए हम यंग एज में लोगों को कहते हैं कि भाई फोकस करो कि घर मत खरीदो, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाता है आपको अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है। और दिल्ली में ये नंबर जो है वो 10.1 है। कुछ ही सिटीज है जहां पे ये नंबर 5 के आसपास है, जैसे अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, यहां पे ये थोड़ा सा अफोर्डेबल है और 5 के आसपास का रेशियो है। पर सोचिए मुंबई में 14, यानी कि आपकी इनकम का 14 साल की इनकम जो है उसका एक घर आता है, एवरेज में बात कर रहा हूं, 14 टाइम्स ये नंबर। तो भाई यूएस की इकोनॉमी अलग है, इंडिया की इकोनॉमी अलग है, और इसीलिए इंडिया में घर खरीदना काफी अनअफोर्डेबल है, क्योंकि मेजर सिटीज में प्राइस टू इनकम रेशियो का जो अफोर्डेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब इसके अलावा एक चीज जो और डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि वो अपना बजट स्पेंड बढ़ाना चाहते हैं डिफेंस पे। हमने सबने देखा उन्होंने वेनेजुएला में जाके अटैक किया, वेनेजुएला में अटैक करने के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही हूं भाई जो वेनेजुएला चला रहा हूं, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पे डाला, जैसे विकिपीडिया का मॉर्फ्ड पेज बना दिया डोनाल्ड ट्रंप, और यहां लिख दिया एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो वो तो आपको पता है भाई पूरे ड्रामेबाज है, मजेदार एकदम, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि यूएस का डिफेंस का बजट 1.5 ट्रिलियन हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि ये पहले कितना था, पहले ये $1 ट्रिलियन था साल का, और यहां उन्होंने बोला है कि भाई मुझे ड्रीम मिलिट्री क्रिएट करनी है और अपना बजट जो है वो 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन यानी $500 बिलियन बढ़ाना है एक साल में। और क्यों? क्योंकि हमें सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, रिगार्डलेस ऑफ द फो, यानी जो एनिमी होगा उसके रिगार्डलेस हमारे को अपना जो है अपना सिक्योरिटी रखना है, और इसलिए वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर इधर करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि यूएस के ऊपर बहुत लोन है, 38 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है, उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स ही बहुत ज्यादा हैं, और उसके बीच में वो डेफिसिट भी रन कर रहे हैं। डेफिसिट रन कर रहे हैं मतलब उनकी जो आमदनी है वो कम है, उनके खर्चे जो है वो ज्यादा है, और उस बीच में जो है वो अपने डिफेंस बजट को और एनहांस करना चाहते हैं। तो जो लोड आएगा वो कहाँ आएगा? ऑब्वियसली वो आएगा या तो इनकम टैक्स के रेट बढ़ाएंगे, पर वो बढ़ा रहे नहीं है क्योंकि उनको कंजम्पशन भी बढ़ानी है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यही है क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि जो पैसा है वो फेड जो है मार्केट में छोड़ेगा। पर अगर फेड का चेयरमैन ही इनका दुश्मन निकला तो इनके सारे मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं होंगे। तो भाई ये समझ रहे हो, पूरा मैथमेटिक्स जो है वो बड़ा सिंपल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इकोनॉमी को और बड़ा करना चाहते हैं, पर फेडरल चेयरमैन डर रहा है कि भाई इकोनॉमी को मैं थोड़ा सा टाइट करके चलता हूं, ठीक है, टाइट करके चलता हूं ताकि ज्यादा परेशानी ना हो, और इसलिए वो चाहते हैं कि मैं फेडरल चेयरमैन को बाहर ही निकाल दूं, उसको मतलब मैं ये मौका ही ना दूं। और इस वजह से आप पूरा ये सर्कस देख रहे हैं, और हो सकता है मई 2026 आते आते वो अपने बंदे को बिठा दें जो वही एक्ट करेगा जैसा वो चाहते हैं। तो गाइज ये पूरा सिनेरियो था। अब हमें क्या करना है इसमें? हमें ऑलवेज बी बाइंग वाले सिचुएशन में रहना है, एबीबी। अब यहां देख सकते हैं मैं S&P 500 का आपको टिकर दिखा रहा हूं, यूएस के इंडेक्स का। जब भी रिसेशन आया है, क्रैश आया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर रिसेशन क्रैश आया, फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर रिसेशन क्रैश आया, फिर से मार्केट ऊपर गई। पिछले 100 सालों में 16 रिसेशन और 25 क्रैश S&P देख चुका है। पर ओवर लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक देखें, तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर गई। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पर लॉन्ग टर्म में जो है स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न बनाने का इंजन बनता है। इकोनॉमीज एक्सपैंड करती हैं, लोगों की डिमांड्स एक्सपैंड करती हैं, कंपनीज आगे बढ़ती हैं, और बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इंडेक्स को प्ले कर ले। तो आपने जैसे अगर यूएस कर रहे हैं तो S&P 500 कर लिया, NASDAQ 100 कर लिया, इंडिया कर रहे हैं तो आपने निफ्टी 50 कर लिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 कर लिया, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप अपने रिस्क के हिसाब से कर लिया। पर उसके अलावा अगर आप एसेट एलोकेशन कर लें प्रॉपर्ली, यानी कि कुछ पोर्शन आपने इक्विटीज में डाल दिया, कुछ गोल्ड में डाल दिया, कुछ सिल्वर में डाल दिया, और ये चीज सीख ली, तो ये हो सकता है कि आप अगर मार्केट का एवरेज 10% रिटर्न कमाते हैं तो थोड़ा अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करके 13%, 12-13% तक का रिटर्न कमा सकते हैं, जो ओवर 30 इयर्स जो है ऑलमोस्ट आपकी वेल्थ को डबल कर देता है। सेम इन्वेस्टमेंट में आपकी वेल्थ को डबल कर देता है। इसलिए इट इज गुड टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग के बारे में जानना एक अच्छी चीज है, चाहे आप पैसिव भी करते हैं, पर एटलीस्ट इस चीज को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये काफी डिटेल्ड वीडियो थी, लंबी भी थी, बट इसको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड इवेंट्स का एसेट क्लासेस पे इंपैक्ट होता है, इससे कोई दो राह नहीं है। और इसीलिए ये सब सीखना, इसको समझना, इससे आपका नॉलेज भी गेन होता है, आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, और आप वॉलेटिलिटी को झेल भी सकते हैं। तो अगर आप एसेट क्लास को समझना चाहते हैं, फायर नंबर निकालना चाहते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास कर रहा हूं,
जिसका फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसके एंड में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां मैं आपको मिलकर कंप्लीटली इस चीज को डिकोड करके बताऊंगा। और किस चीज पे वीडियो करूं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी बेसिक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे जो है एसेट क्लासेस मूव करते हैं, ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में उनको भी नॉलेज मिले। और किन मुद्दों पर वीडियो बनाऊं ये भी मुझे जरूर बताना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।